जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल स्पेशल 2026 सीजीएल के लिए जनरल साइंस जनरल नॉलेज का एक मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। इसमें हम अभ्यास करेंगे 25 प्रश्नों का। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। कहा गया, किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार को देखने के बाद युद्ध नीति को त्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाई थी। तो कौन सा मौर्य वंश का राजा है जिसने कलिंग युद्ध लड़ा था? तो वो है आपके सम्राट अशोक। अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। और कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया वो वहाँ का राजा कौन था? तो वो था खारवेल। राजा खारवेल के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, बहुत से जो सैनिक थे वो मारे गए, बहुत सी माताएं विधवा हो गईं, उनके संतानें मारी गईं। तो इस युद्ध को देख के अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया। ठीक है, और उसने बाद में बुद्ध धर्म को अपना लिया। और मैं आपको बता दूं, अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षा किसने दी थी? तो एक बौद्ध भिक्षु है उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और मैं आपको बता दूं, अशोक जो है ना, इसको शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसने अपने राज्य में जो भी कल्याणकारी योजनाएं थीं, जो भी उपदेश थे, वो सब शिलालेखों पे उत्कीर्ण करवाए थे। तो इसको शिलालेखों का जनक कहा जाता है। और अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। एक अंग्रेज व्यक्ति है जेम्स प्रिंसेप, इसने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों की लिपि को डिकोड किया था। ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और अशोक को एक नाम और दिया गया, इसको कहा गया देवानाम प्रियदर्शी। तो कभी क्वेश्चन आए कि देवानाम प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? तो देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है सम्राट अशोक को। ठीक है, सम्राट अशोक। इसकी एक लड़की है संघमित्रा, और इसने संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र के साथ श्रीलंका भेजा था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो संघमित्रा और महेंद्र को। संघमित्रा इनकी पुत्री है और महेंद्र इनका बेटा है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और मौर्य वंश में मैं आपको बता दूं, ये जो अशोक है इसके पिता कौन है? तो अशोक के पिता है बिंदुसार। बिंदुसार का लड़का है अशोक। ठीक है, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। तो हमसे पूछा गया था कि कलिंग युद्ध के बाद धम्म की नीति किसने अपनाई थी? तो सम्राट अशोक ने अपनाई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत प्रशासनिक और अन्य सुधारों के तहत किस सुल्तान ने की थी? दोस्तों, इक्ता सिस्टम के बारे में मैं बता दूं, इक्ता व्यवस्था ये थी कि सैनिकों को नगद वेतन के बदले भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था, भूमि का क्षेत्र दिया जाता था, और उसी भूमि क्षेत्र को बोलते थे इक्ता। और इक्ते का सरदार क्या होता था? इक्तेदार कहलाता था। ठीक है, तो सल्तनत काल में सैनिकों को पैसे ना देकर भूमि या जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था। इस क्षेत्र को इक्ता कहा जाता था। तो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश की देन है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम दामाद है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक है वो इल्तुतमिश ही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति है जिसने इक्ता सिस्टम को ख़त्म करके नगद सिस्टम शुरू किया था। ठीक है, जो अपने सैनिक थे उनको नगद रूप में भुगतान करने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। तो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश और नगद वेतन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर। अगला प्रश्न क्या कहता है, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने किस यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की आधिकारिक शुरुआत की थी? तो सीडीएम जो गांधी जी ने लॉन्च किया था ना, ये मैं आपको बता दूं, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ये अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था। एक गांधी जी तो टोटल कितने हो गए? 79 हो गए। ठीक है, और 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंचे थे कहाँ पर? डांडी में। डांडी में 6 अप्रैल को पहुंचे और वहाँ पे नमक कानून जो अंग्रेजों ने लगाया था उसको तोड़ दिया था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध यात्रा के साथ सीडीएम की शुरुआत की गई थी? तो वो था आपका दांडी मार्च। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, दांडी मार्च। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और ये साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की गई थी, ये आप याद रखना। कितनी किलोमीटर दूरी थी? तो
240 मील की दूरी थी, ठीक है, 240 मील। और इसमें महिलाओं की टुकड़ी जो दांडी मार्च में थी उसको कौन लीड कर रही थी, तो सरोजिनी नायडू महिलाओं की टुकड़ी को लीड कर रही थी। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अच्छा यहाँ पे ना लिखा गया चंपारण सत्याग्रह। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो 1917 में बिहार में 3 कठिया व्यवस्था जो अंग्रेजों की लागू थी उसके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ये आप याद रखना। महात्मा गांधी की किताब है हिंद स्वराज, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। एक और लोल क्वेश्चन, तो भारत का विश्व में स्थान है 7वां, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। भारत का एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और ये संपूर्ण विश्व का 2.4% है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत से बड़े देशों में सबसे बड़ा देश रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं गॉडविन ऑस्टिन या इसको K2 कहा जाता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और ये पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात POK में स्थित है और ये काराकोरम श्रेणी में आती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, काराकोरम श्रेणी, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क हवाओं को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो शुष्क और गर्म हवा जो उत्तर भारत में चलती है इसको लू कहा जाता है, नमी रहित होती है लू, ठीक है, आप याद रखिएगा। ये उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के मैदानी भागों में चलती है, ठीक है। इसको स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है और लू मेनली देखी जाती है मई से जून के बीच में, मुख्यतः ये मई से जून के बीच में होती है, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। काल बैसाखी जो है ना ये आपका वेस्ट बंगाल में आता है, काल बैसाखी। तो भारत में जो गर्मियों में गर्म और शुष्क हवा चलती है उसको लू कहा जाता है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया भाग 3, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है। भाग 3 में क्या है कि भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और इसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैं आपको बता दूं जो आपके मौलिक अधिकार हैं इनका हनन होने पर आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा अमेरिका के संविधान से हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी ली है, प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है और उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। आपसे पूछा गया था मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भाग 3 को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है। और आर्टिकल 58 में ये व्यवस्था लिखी गई है। आर्टिकल 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक होना और न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा करना अनिवार्य योग्यता है, ठीक है, ये आप याद रखना। और अभी के लिए जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति बनने लायक कोई भी क्वालिटी उनके अंदर नहीं है, लोगों को बैठा दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति पद की जो मर्यादा है, जो एक पद है, उसको उसकी छवि को बेकार करने के लिए लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, बेकार लोग हैं एकदम, ठीक है। कोई विजन नहीं भारत को लेकर, लोल टाइप बस बना है। हमारी राष्ट्रपति तो केवल चुनाव की घोषणा करने के लिए बनती है, चुनाव नहीं, त्योहारों की बधाई देने के लिए, बस इतना ही काम है राष्ट्रपति का, और कुछ काम भारत में आज के टाइम में नहीं रह गया। सर्वे सर्वा तो अपने जानते ही हो कौन है। चलिए आपको प्रश्न पे लौटता हूँ। कहा गया था राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 35 वर्ष की आयु जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम RTI 2005 में पारित हुआ था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न, ग्रेसम का नियम क्या कहता है। बहुत अच्छा नियम है ग्रेसम का नियम, मैं बता दूं। देखो आप ऐसे समझो, आपके पास ना 2 नोट हैं 100 के, ठीक है। एक नोट आपके पास पुराना सा है, धुंधला धुला हुआ, थोड़ा सा गंदा सा, और एक आपका नया नोट है। तो आप बताओ मार्केट में सबसे पहले किसको खर्च करना चाहेंगे।
ऑब्वियसली आप किसको खर्च करेंगे, पुराने वाले को, है ना। यही है ग्रेसम का नियम। ग्रेसम ने ये बताया कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जैसे मेरे पास दो नोट हैं, एक थोड़ा सा गुथला हुआ सा गंदा है और एक बिल्कुल करारा नोट है, तो मैं पहले किसको खर्च करना चाहूँगा, गंदे वाले नोट को। तो ग्रेसम ने यही बताया कि ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। ग्रेसम ने बताया कि जब एक साथ दो मुद्राएं नई और पुरानी आपके पास हों तो लोग अच्छी मुद्रा को छिपा कर तो रख लेते हैं और बुरी मुद्रा को बाजार में सर्कुलेट कर देते हैं। यही है ग्रेसम का नियम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए CRR कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि करने का क्या प्रभाव होता है। पहले तो आप जान लो CRR क्या होता है। देखो CRR का मतलब है कि एक ऐसी नगद राशि जो वाणिज्यिक बैंक अनिवार्य रूप से RBI के पास रखते हैं। यानी कि कोई बैंक है, जब वो अपनी नगद का एक बड़ा हिस्सा किसको दे रहा है, RBI को दे रहा है। ठीक है, तो ये है आपका CRR। इससे क्या होगा, जब RBI इसको बढ़ाएगा तो बैंकों से RBI बहुत ज़्यादा पैसा ले लेगा। अब बैंकों के पास पैसे की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा कम आएगा। जब लोगों के पास पैसा कम आएगा तो बाज़ार में लोन देने के लिए पैसे कम बचेंगे। इससे क्या होगी कि बाज़ार में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, बाज़ार में जो लिक्विडिटी है वो घट जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अगर CRR में वृद्धि हुई तो बैंक जो है RBI के पास ज़्यादा पैसा रख देंगे और इससे बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, साथ साथ बाज़ार में नकदी की समस्या बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या कि CRR में वृद्धि करने से नकदी घट जाती है, बाज़ार में लिक्विडिटी घट जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किसी देश की आर्थिक वृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त और सटीक पैमाना निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने का जो सबसे बेस्ट है वो है आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, आप याद रखना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले उस वर्णक का नाम क्या है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश को सोखता है। तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, हरा रंग की जब भी बात करेंगे तो क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, क्लोरोफिल। और मैं आपको बता दूं क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु होती है। ठीक है, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। जो क्लोरोफिल है ये लाल और नीले रंग को सोखता है जबकि हरे रंग को परावर्तित कर देता है। यही कारण है कि पत्तियां हमें हरे रंग की दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है ना, ये ग्रीन कलर को तो रिफ्लेक्ट कर देता है और रेड और ब्लू कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल इसका सही आंसर होगा, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न, पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिजों को सोखने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस भौतिक घटना पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसको बोलते हैं परासरण, ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी में पानी की सांद्रता जड़ की कोशिकाओं के अंदर की सांद्रता से अधिक होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसके माध्यम से कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर पानी के इस प्रभाव को परासरण कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। आप सिंपल आप याद रखें, जब जड़ों से जो पानी है वो पौधे के अन्य भागों तक जाएगा, इसको बोलेंगे परासरण, ऑस्मोसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा फूल रैफ्लेसिया है। ठीक है, जो एक परजीवी पौधा है। तो आपको बताना सबसे बड़ा फूल मैंने बता दिया है, रैफ्लेसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। ठीक है, आप याद रखना, इसका व्यास 1 मीटर का होता है और इसमें कोई पत्ती नहीं होती, ना ही कोई जड़ होती है, ये भी आप याद रखना। दुनिया का सबसे छोटा फूल पूछेगा तो सबसे छोटा बुल्फिया, ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ बुल्फिया सबसे छोटा है और ऑप्शन बी में रैफ्लेसिया लिखा गया है, ये सबसे बड़ा है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो स्टेपीज मानव की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, आप याद रखना। कान में हमारे 3 हड्डी होती हैं, एक होता है मैलियस, एक है मैलियस और एक है आपका इनकस और एक है आपका स्टेपीज। तो ये 3 हड्डी हमारे कान में पाई जाती हैं, आप याद रखना, इसको आप सिम से याद रखना, स्टेपीज, इनकस और मैलियस। ठीक है, याद रखना। और स्टेपीज पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी और हल्की हड्डी होती है, ये आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वयस्क में कितनी अस्थि हड्डी होती है तो 206 और न्यूबॉर्न चाइल्ड में 300 होती हैं। अगला प्रश्न, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। तो लार में पाया जाता है आपका टाइलिन, ऑप्शन सी आपका सही जवाब, टाइलिन पाया जाता है।
आप याद रखना, मुंह में भोजन चबाते समय लार ग्रंथियों से टाइलिन एंजाइम निकलता है और ये भोजन में जटिल मंड यानी कि स्टार्च को मीठे माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, ये आप याद रखना, टाइलिन इसका सही आंसर है। और मैं आपको बता दूं, मानव की लार जो है ये क्षारीय होती है, मानव की लार क्षारीय है। क्लियर, याद रखना। और कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी के कारण मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है जिससे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है आपका मधुमेह, डायबिटीज़ हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में किस अंग में बनता है? तो पैनक्रियाज में बनता है, जिसको अग्नाशय कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, इंसुलिन हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर होती है ना, उसको कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, आप याद रखना। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल, लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा सेल होती है, उससे निकलता है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कुचिपुड़ी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है? कई बार आपको पढ़ा है, कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी गांव से विकसित हुआ है, तो ये भी आप याद रखना। और ये एक ना क्वेश्चन एक पूछेगा आपसे कि कुचिपुड़ी गांव किस राज्य में है? तो आप बताना, कृष्णा जिला है आंध्र प्रदेश का, और कृष्णा जिले में एक गांव है कुचिपुड़ी, और उसी नृत्य गांव के नाम पर इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी पड़ा है। ठीक है, कुचिपुड़ी पुरुष और महिलाएं दोनों द्वारा किया जाता है, इसमें गीत और अभिनय दोनों ही होते हैं। और मैं आपको बता दूं, कुचिपुड़ी के प्रवर्तक कौन है? सिद्धेंद्र योगी। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि कुचिपुड़ी के प्रवर्तक कौन है, तो सिद्धेंद्र नाथ योगी कुचिपुड़ी के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और जैसे एक और मैं कलाकार का नाम बताता हूँ, बेमपति चिन्ना सत्यम, ये भी बहुत बड़ा आता है एग्जाम में, बेमपति चिन्ना सत्यम, ये भी कुचिपुड़ी के नर्तक हैं। और दूसरा राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, ये भी आपसे पूछा जाता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये भी आता है आपके एग्जाम में। स्वप्न सुंदरई, ये भी आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखें। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो देवी सरस्वती से जुड़ा है? तो देवी सरस्वती का वाद्य यंत्र बीणा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, बीणा। ठीक है, ऑप्शन सी। और मैं आपको बता दूं, एक गुप्त वंश का राजा है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर भी बीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है बीणा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव हर वर्ष उड़ीसा के किस शहर में, पवित्र शहर में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, उड़ीसा की बात हो रही है, रथ यात्रा हमेशा हर साल निकलती है पुरी में, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ये निकलती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र यानी कि बलराम, और उनकी बहन सुभद्रा, इनकी विशाल रथ यात्रा निकलती है। आप याद रखना, उड़ीसा का त्यौहार है रथ यात्रा। उड़ीसा में ना एक त्यौहार और होता है, मैं आपको बता दूं, वो है नव कलेवर, नव कलेवर उत्सव, ये भी आपका उड़ीसा का त्यौहार है। एक आपका नुआखाई ज्वार, ये नई फसल के स्वागत के लिए होता है, नुआखाई ज्वार। ठीक है, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? विश्व बैंक का प्रशासनिक मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं, 1944 में ना एक सम्मेलन हुआ, ब्रेटन वुड सम्मेलन। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान कौन सी दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी थी, तो आप बताइएगा, विश्व बैंक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ये दोनों संस्थाएं ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान बनी थी। तो 1944 में ये सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जबकि IMF का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और मैं आपको बता दूं, विश्व बैंक का अन्य नाम भी है, वो क्या है? वो है आपका IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन यानी कि आसियान, इसको बोलते हैं आसियान। ठीक है, आपको बताना है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसियान का मुख्यालय दोस्तों वो जकार्ता में है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, 8 अगस्त वो डेट है, आप याद रखना। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। अगला प्रश्न, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था जो वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करती है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन में है, जर्मनी, इसका सही आंसर है।
ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और ये एक इसको क्या बोल सकते हैं, गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ टाइप है ना, जो दुनिया भर में सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूद भ्रष्टाचार का आकलन करता है और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वो बर्लिन में है। इसको कंफ्यूज मत करना एमनेस्टी इंटरनेशनल से। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है जो लंदन बेस्ड है और ये मानव अधिकारों के लिए कार्य करती है, मानव अधिकार। अगला प्रश्न, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनाई गई परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी किस वर्ष प्रभावी हुई थी? तो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनाई गई जो संधि थी वो थी 1970 में। आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अच्छा क्या भारत इसका मेंबर है? तो आप बताएंगे नहीं, भारत एनपीटी का मेंबर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, इसमें मैंने आपको अभ्यास कराया 25 प्रश्नों का। फिर मुलाकात होगी आपसे नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।